अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत डगमगाने लगी है क्योंकि उन्हें अब यकीनी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ सकता है। देखना ये होगा कि क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अदम एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे या फिर खुद इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि ये बात वाज़ेह हो गई है कि नाकिस पॉलिसीज़ और हाल ही में आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने महंगाई और दीगर मामलात पर एहतजाज किया और जो सूरत हाल बनी उसमें वफाक को मुदाखलत करके मुजाहिरीन को मेज़ पर लाकर मुज़ाकरात करने पड़े, जो कि बज़ाते खुद चौधरी अनवारुल हक की नाकामी की वाज़ेह दलील है। इसके अलावा उनकी नाकामी की बुनियादी वजह सियासी कमज़ोरी, पॉलिसी का गैर वाज़ेह समत में होना और इंतज़ामी अमलदारी का फुकदान भी है। हुकूमत के इब्तदाई महीनों में ही पार्टी इख्तलाफात, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल की कमी और फैसला साजी में ताख़ीर ने उनकी कारकर्दगी को मुतासिर किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि उनके दौर में तरक्याती मनसूबे सुस्त रवि का शिकार रहे, अवामी फलाह प्रोग्राम्स पर अमल दरामद ना हो सका और महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मसाइल हल करने में कोई वाज़ेह पेशरफ्त भी ना हो सकी। यानी उनका दौर अवाम के लिए कोई नुमाया तब्दीली या इस्लाहात लाने में नाकाम रहा और आज़ाद कश्मीर में मायूसी और सियासी बेयकीनी में इजाफा हुआ। यही वजह है कि नून लीग चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से दस्तबरदार हो गई है, जिस पर रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि नून लीग को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। अब नून लीग ने यह तय कर लिया है कि वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और ना ही आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हुकूमत की मजीद हिमायत करेगी। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी को यहाँ हुकूमत बनाने का मौका मिल गया है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली में मेंबरान असम्बली की मजमूई तादाद 52 है। इस एतबार से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। इस वक्त नंबर गेम देखें तो पीपल्स पार्टी 17, मुस्लिम लीग नून 9, तहरीक इंसाफ 4, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक एक रुकन के साथ ईवान में मौजूद है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक में 20 अरकान असम्बली शामिल हैं। और अभी देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि वो नून लीग की हमायत के बगैर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 वज़रा पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं और यूँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी के लिए मतलूबा तादाद पूरी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई आज़ाद कश्मीर के 5 वज़रा ने फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर हुकूमत बनाएगी और फरियाल तालपुर की जानिब से आज सिंध हाउस इस्लामाबाद में रात 10 बजे डिनर दिया जाएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी शरीक होगी। इसके अलावा मुहाजिरीन नशिस्तों और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के अरकान शरीक होंगे। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक दोनों धड़ों की शमूलियत के बाद उसको 30 से ज़ायद अरकान का साथ हासिल हो जाएगा। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के नाम में कोई रुकावट नहीं है और उसकी आसानी के साथ नंबर्स भी पूरे हो रहे हैं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के हवाले से सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून के वफ़द की भी आज मुलाकात होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून की कायम करदा कमेटी के अरकान सदर से मुलाकात करेंगे। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा इस मुमकिना मुलाकात में शरीक होंगे। अब ये तो तय हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत का क़याम अमल में आने वाला है, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास इस वक्त 3 ही ऑप्शंस मौजूद हैं कि या तो वो अपने इत्तेहादियों को बनाने की कोशिश करें, या फिर अदम एतमाद की तहरीक का सामना करें, या फिर वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और वो किसी भी वक्त अपना हतमी फैसला अवाम के सामने रख सकते हैं। अब जाहिर है नून लीग ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का साथ इसलिए छोड़ा ताकि एक तो आज़ाद कश्मीर के अवाम को ये पैगाम दिया जा सके कि वफाकी हुकूमत गलत फैसला करने वालों की कभी हिमायत नहीं कर सकती, और ऐसा पैगाम देकर बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर की आवाम को मुतमईन करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर की आवाम को मुतमईन कर सकेगी? वहाँ महंगाई को कंट्रोल करना एक चैलेंज तो है, वहीं कुछ कानून साजियों का भी शोर मचा हुआ है। मुमकिन है वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आने वाली नई हुकूमत के साथ ताउन करते हुए इन कानून साजियों को हतमी शक्ल दे दे, लेकिन इसके लिए आइनी तरमीम दरकार होगी और इसी आइनी तरमीम के लिए मौलाना का साथ भी नागुज़ीर है। और शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो आज मौलाना की रिहाइशगाह पर मुलाकात करने गए। अब देखना ये होगा कि आज़ाद कश्मीर में नई और आज़ाद हुकूमत वहाँ की आवाम को माशी आज़ादी दिलवा सकेगी या फिर मामला जू के तू रहेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर ममलिकत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, ये पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है कि आज़ाद कश्मीर में इन हाउस चेंज लाया जाए, क्या इस इनिशिएटिव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फुली ऑन बोर्ड और अलाइंड है? नहीं, देखें जी, ऑन बोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हम ये कहें कि पीएमएलएन का ब्रेन चाइल्ड है कि अदम एतमाद लाई जाए और वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से आ जाए। हमारे लोगों का तो एक ही रिकमेंडेशन थी कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं और एक साफ शफाफ मैंडेट आए, क्योंकि पहले एक ऐसा मैंडेट आया जिसमें 2 साल सरदार तनवीर इलियास ने
जो है कश्मीर में कश्मीर की आवाम का नुकसान किया, मैंडेट की उन्होंने पूरी जो है वो उसके तकद्दुस को पे पूरा नहीं उतरे, डिलीवरी नहीं दे पाए। उसके बाद जाहिर है विद इन पीटीआई एक नया ग्रुप बना, उसमें से एक वजीर आजम आ गए। वो भी मेरे ख्याल से कोई सही फैसला नहीं था। इसी वजह से आपने देखा कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से एहतजाज हुए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। हालांकि वहाँ के बड़े पुरअमन लोग हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन सारा उलट काम देखा। तो इसी वजह से था कि जो क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, वो क़यादत जो है चीज़ों को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर सकी और ये लावा पकता रहा। तो हमारे लोगों की तो ये राय थी कि इलेक्शन दोबारा किए जाएं, ताकि एक बेहतर मैंडेट की हुकूमत वादे अपने जो है मैंडेट के साथ आए। और ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, इन लोगों को भी ये तसल्ली और तशफ़ी हो कि जिन लोगों को ये वोट देंगे वही आकर असम्बली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली बनकर उनके वोट का जो है तकद्दुस पे पूरा उतरेंगे और उनकी पॉलिसीज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए उज़ैफर अहमद साहब, 27 वोट चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मुकम्मल कर रहा हूँ जी पीपल्स पार्टी में मुकम्मल कर रहा हूँ बस बात आखिरी, आपके फिर सवाल को मैं समझ गया हूँ। जी तो उसके बाद हमारा पीपल्स पार्टी क्योंकि अलाई है, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि अदम एतमाद आनी चाहिए और वजीर आजम वो अपनी इसमें से लेकर आ रहे हैं, तो हम उसकी कोई मुखालफत नहीं करेंगे। हमारे जो वोट हैं एक एक वोट गिन कर हम उन्हें डलवा देंगे सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन इसको ये ट्रांसलेट ना किया जाए कि पीएमएलएन चाहती है कि आजाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली हो या हमें कोई पावर हंगर है। हम समझते हैं कि वहाँ के लोगों की ख्वाहिशात और वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें की जाएं। क्योंकि अगर आज अदम एतमाद पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है और अपना वजीर आजम लगा रही है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। फिर ये सारी जिम्मेदारी जो है मौजूदा वजीर आजम से या पीटीआई रजीम से हट जाएगी। तो इसलिए सोच समझ के जो भी फैसला करना है वो करें। और हमारे वोट जो है जितने भी हैं, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, वो सारे हम गिन के उन्हें डाल देंगे और उसके बाद वो अपना वजीर आजम लेकर आए। और हमारी लेकिन ये होगी कि हम काबीना का हिस्सा भी बनने से हम अवॉइड करेंगे। और वजारत उज़्मा तो खैर हमने पहले ही ज़ाहिर है उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का साथ देगी तो हालत मजबूरी में, और वो मजबूरी ये है कि मरकज़ में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी है, तो जाहिर है ये कर्ज है। और उसके अलावा के लिए नहीं, आजाद कश्मीर के अंदर सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए अगर या तो ये है कि पीटीआई के सारे लोग मुस्ताफी हो जाएं और हमारे लोग इस्तीफा ना दे रहे हो इलेक्शन में जाने के लिए, फिर तो बात है। अगर पीटीआई के लोग भी एमएलए मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लेकर आ रही है उसकी भी एमएलए मौजूद हैं, तो सिस्टम को हम जाम तो नहीं कर सकते ना। मैंने कहा कि हम नहीं, आप उनका साथ ना भी दें तो पीपल्स पार्टी कहती है। अब सवाल ले लेना मेरा उज़ैफर रहमान साहब, मैं ये कह रहा हूं सर कि पीपल्स पार्टी का अगर आप साथ नहीं भी देते तो पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे नंबर्स पूरे हैं। वहां फॉरवर्ड ब्लॉक में जो पीटीआई के 20 लोग हैं उनमें से 10 पीपल्स पार्टी के साथ आ चुके हैं, पीपल्स पार्टी जो कह रही है, तो 27 का नंबर तो पूरा है पीपल्स पार्टी का ये चेंज लाने के लिए। आप नहीं भी करते सपोर्ट उनको तो पीपल्स पार्टी तब्दीली तो ले आएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। सोए हुए बच्चे का मुंह तो कोई नहीं चूमता, पर अगर वो वोट हमसे नहीं मांगेंगे तो हमें भी कोई शौक नहीं कि हम जाकर दे दें। लेकिन जाहिर है हमारे आपस में बड़े अच्छे रवाबित हैं और उनकी ख्वाहिश भी है जो हमारी इन हाउस मीटिंग्स होती हैं और किचन कैबिनेट जो दोनों पार्टीज की बैठती है कि हम वोट दें, उनका साथ दें। तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी अगर हमसे वोट मांगेगी और उन्हें हमारी ज़रूरत होगी तो हम वोट डालेंगे। और अगर वो कहे कि हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर निज़ाम चला तो हमारा वोट ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की तरफ होगा, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम को बचाने के लिए नहीं होगा। नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि निज़ाम की कॉन्टिन्यूटी के लिए आप जा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी तो आपके बगैर भी हो जाएगी सर। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर हमारे बगैर भी कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी तो हम चुप कर ज़ाहिर अपनी बेंचेस पर बैठेंगे और जो कश्मीर के अवाम के मुतालबात हैं उनकी बात भी करेंगे। जो कि हमने बीइंग फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ एमओयू किया है, उस पर जो शरायतनामा तय किया है उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। और उससे हटकर जो है जिस चीज का हमारे एमएलएज ने वोट लिया है असेंबली में बैठकर वो अपने अपने हल्कों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंडेटरी चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल जो एहतजाज हुआ वो कोटा सिस्टम के खिलाफ, दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, दिस इज वन ऑफ देयर रिजर्वेशंस, तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां, अमेंडमेंट्स जो लानी है पार्लियामान से वो तो नागुज़ीर है, और तो उसके लिए तो आपको फिर पीपल्स पार्टी का साथ देना पड़ेगा। जी हमने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर उनसे मुआहदे पे साइन किए हैं और हम ज़ाहिर है वी आर मैन ऑफ वर्ड्स, तो लाजमी पीपल्स पार्टी और हम मिलकर जो बात हमने उनसे कमिट की है मायनी तरमीम लेकर आएंगे कश्मीर में। और ये कोटे सिस्टम के हवाले से जो बात तय हुई है, जिस तरीके से जो हमारे दोस्त गए थे
कश्मीर में तय कर कर आए थे, जो एहतजाजी तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ, उस पर अमल होगा। और पीपल्स पार्टी और हम जो है उस मुआहदे के अंदर जो है बाकायदा तौर पर हम कैद हैं उस मुआहदे में, और हम उससे आगे पीछे नहीं हो सकते, हमें होना भी नहीं चाहिए। बाकी जो मामलात, बिजली के यूनिट के मामलात थे, बाकी चीजें थी, उसके ऊपर जाहिर है मौजूदा जो हुकूमत है उसने भी अमल करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी भी उस पर अमल करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस मुआहदे का हिस्सा है, उससे हम आगे पीछे हो ही नहीं सकते जी। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो हालिया मुलाकात है मौलाना फजल रहमान से, उसको इसी तनाजुर में देखा जाए? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मौलाना फजल रहमान का मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ से भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन उनकी जरदारी साहब से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मौलाना फजल रहमान थोड़े से नाराज हैं, पिछले दिनों में उनका स्टेटमेंट आया, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी इस सिस्टम की एक अहम स्टेक होल्डर है। तो सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, लेकिन हर चीज हमने नहीं करनी होती, कुछ चीजें पीपल्स पार्टी खुद से भी कर रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की उनसे मुलाकात जो है वो इस तनाजुर में है कि मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं, और मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया जाए। और मौलाना फजल रहमान साहब हमारी पीडीएम का अहम हिस्सा थे, उन्हीं की ही जो रहनुमाई में और उन्हीं की सरबराही में अदम एतमाद आई थी मरकज में, पीपल्स पार्टी ने शहबाज साहब का नाम पुट किया था। तो इसलिए छोटे छोटे इशूज पे इख्तलाफ हो जाते हैं, इस दफा हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सके या नहीं है, ये और बात है, लेकिन मौलाना फजल रहमान का हमें बड़ा एहतराम है, और पीपल्स पार्टी को भी मुकम्मल इस बात से आगाह है। तो पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को रजू किया, तो मैं समझता हूँ कि ये नून लीग की बेहतरी और फेडरल गवर्नमेंट की मजबूती की खातिर की है। क्या मिलके मौलाना फजल रहमान को ऑपोजिशन लीडर तो नहीं बनवाने जा रहे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मौलाना साहब बनना भी नहीं चाहते, मुझे ज़ाती तौर पर उन्होंने बताया है, और मौलाना साहब इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं करना चाहते। लेकिन मौलाना साहब जो है, जाहिर है, अगर हुकूमती बेंचेस पे नहीं बैठे हुए, ट्रेडी बेंचेस पे, पोजीशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, तो एक मेजर स्टेक होल्डर है। मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर सबसे ज्यादा है। मौलाना साहब अगर सड़कों पे आने की बात करते हैं, तो ये पीपल्स पार्टी और हम दोनों जमातों के लिए, नून लीग के लिए, एक परेशानी की बात होती है। मैं आपसे कहूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत फर्क पड़ता है। पीटीआई की भी सड़कों पे आने से हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि इनके पास वो स्ट्रीट पावर अब नहीं रही, इसलिए हर दफा ये नाकाम रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के पास एक ऑर्गेनाइज निज़ाम है, मदारिस हैं, अगर वो कहते हैं मैं सड़कों पर आ रहा हूँ निज़ाम के खिलाफ, तो हमारे लिए परेशानी होगी। तो इसलिए हमारी पूरी ख्वाहिश है, जो सियासी लोगों का तरीक़ेकार होता है, हम उन्हें पूरे तरीके से राजी करें, मैनेज करें, और कोशिश करें कि उनकी तलखी कम हो, और पीपल्स पार्टी, सॉरी, पीटीआई और मौलाना फजल रहमान जो है वो एक कश्ती में सवार ना हो जाए। अगर मौलाना साहब तहरीक इंसाफ की कश्ती में सवार हो गए, तो उसका तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, और नून लीग को नुकसान होगा। नून लीग को नुकसान होगा तो पार्टी हमारे साथ इत्तेहादी है, ओहदा सदारत उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, वजारत आला बलूचिस्तान उनके पास है, तो जरा उन्हें नुकसान होगा। तो इस हवाले से हमारी ये भी ख्वाहिश और कोशिश है कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म बन जाए बलूचिस्तान के अंदर। मौलाना फजल रहमान के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी का भी वजीर आला है, हमने अपनी वजारत आला कुर्बान करके उन्हें दी। अगर मौलाना फजल रहमान को राजी करने के लिए पीपल्स पार्टी कायल हुई, तो बलूचिस्तान की वजारत आला भी दी जा सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वजारत आला, इसका मतलब है अब मैं क्या, आप ज़ाहिर समझ रहे हैं, यानी ऐसी को तब्दीली आने जा रही है? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात कोई पंजाब में मरियम नवाज साहिबा या गवर्नर सरदार सलीम हैदर के हवाले से तो नहीं है ना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं केपीके के हवाले से। केपीके में वजारत आला हम उन्हें देना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, हमारी वो मूव कामयाब हुई, तो रह गई दूसरी गवर्नर का ओहदा, वो बिल पार्टी के पास है। तीसरा जो है, अगर आप बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की वजारत आला तो हमने कुर्बान करके पीपल्स पार्टी को दे दी। अब वो वजारत आला भी अगर मौलाना फजल रहमान, जो ज़ाहिर बलूचिस्तान के अहम स्टेक होल्डर है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो भी पीपल्स पार्टी उन्हें दे सकती है। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को जो अंगेज करने की कोशिश पीपल्स पार्टी भी इसीलिए कर रही है कि उन्हें पता है कि पीएमएलएन ने कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, ना पीएमएलएन कुछ दे सकती है। अगर पीपल्स पार्टी राजी होगी, बलूचिस्तान की वजारत आला हम मौलाना साहब को खड़े होकर दोनों हाथों से देंगे। गवर्नरशिप को अगर दस्तबरदार होगी, मौलाना साहब के भाई को बनाने पर राजी होगी, हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, रात के स्पेयर भी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ये तो दोनों चीजें पार्टी के पास है ना जी, वही मौलाना साहब को देने की पोजीशन में है। यानी मौलाना फजल रहमान साहब को खुश करने की जिम्मेदारी या पीपल्स पार्टी की है, या राजी करने की जिम्मेदारी? जी, जिम्मेदारी तो नहीं कह सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास है कि मौलाना साहब के साथ मामला हम ही तय कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो पीएमएलएन की है, उनके पास कुछ देने को है नहीं, जो देने को चीजें हैं वो सारी हमारे पास हैं। तो मौलाना साहब को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं जी। सियासी लोगों का काम यही होता है कि अपने खिलाफ कम से कम मुजामत करें, और मुजामत कम से कम हमारे खिलाफ होनी चाहिए, और मौलाना साहब की मुजामत हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी। मारूजी हालात में मौलाना फजल रहमान साहब को राजी करना कितना जरूरी है, उज़ैफर रहमान साहब, लास्टली?
ये बहुत जरूरी है जी, अशद जरूरी है जी। मौलाना फजल रहमान साहब अगर जो बातें उन्होंने कही है वो सियासी बयान नहीं है, जो कि मौलाना साहब सियासी बयान कम ही देते हैं, अगर वो बयान हकीकत का रूप धार ले और वो सड़कों पर आ जाए, इधर से तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर आ जाए, एजुटेशन होगी, मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुतासिर होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी होती है वो मुतासिर होगी, आप IMF प्रोग्राम में हैं, वो चीजें आपकी डिस्टर्ब होंगी, आपका डॉलर मुस्तहकम हुआ है वो जरा दोबारा जो है वो उड़ान भरने को तैयार होगा, आपकी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बर्ड्स की तरह होती है, वो हुक करें वो उड़ जाती है। ये सारी चीजें तो हमें करना पड़ेगा मौलाना फजल रहमान साहब को राजी। ठीक, और कोई भी ज़ाहिर तरमीम भी मौलाना फजल रहमान के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, तरामीम अब मौलाना साहब के बगैर हो सकती हैं, नेशनल असेंबली में भी 2/3 है, लेकिन सेनेट में भी 2/3 है हमारे पास मौलाना साहब के बगैर, लेकिन मौलाना साहब को ऑन बोर्ड हम लेंगे, मौलाना साहब के बगैर हम कोई तरमीम नहीं करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में हो रहा है, टर्की मुतालिक जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अफगानिस्तान मुसलसल अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब ये वाजे होता चला जा रहा है कि अफगानिस्तान कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता। जाहिर है अफगानिस्तान शरंगेज मुल्क भारत के रंग में रंग चुका है। भारत के स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज अफगान सरजमीन पर खुलेआम घूम रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहे हैं। दुश्मन कुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और ये दरअंदाजी के वाक़यात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तुर्किया में मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दो टोक मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान इन कलअदम तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान हुकूमत कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती, बल्कि वो इनको कहीं और मुंतकिल करने पर जोर दे रही है। लेकिन ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो दोहा एग्रीमेंट के तहत इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाजे किया है कि उसको अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं है और पाकिस्तानी वफ़द ने वाजे किया है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम करने होंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसके बरक्स जारी मुज़ाकरात में तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर है। साफ नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मस्बत रवैये पर मुनहसर है, जबकि पाकिस्तान के मुतालिबात मुकम्मल वाज़े शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है, जबकि अफगान तालिबान की हठधर्मी और अदम ताउन दीगर फरीकैन पर भी वाज़े हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। तुर्किया कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझने की कोशिश जारी है कि तालिबान वफ़द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सके। मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है, लेकिन अब तक जो अफगान हुकूमत का रवैया रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान भारत के इशारों पर चल रहा है, अपनी हठधर्मी को जारी रखे हुए है, क्योंकि अंदरूनी ज़रा अफगान हुकूमत के नुमाइंदे इन मुज़ाकरात में गैर मंतकी दलीलें दे रहे हैं जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। डेडलॉक क्या है? तीसरे दौर का आगाज़ है और तीसरा वो भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा आज रात 11 बजे बताया जा रहा है, जिसके बाद कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता है ये वक्त बताएगा। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी तक मुज़ाकरात में डेडलॉक किस जगह पे आ रहा है आपके नज़दीक? देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ये स्कर्मिशेस 2024 के आगाज़ से साल के आगाज़ से जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो डिमांड्स हैं ना TTP की और तालिबान गवर्नमेंट की, इस रजीम की, वो डिमांड्स ऐसी हैं जो कि अल्टीमेटली ये सीज़ फायर जो कि टर्की और जो दीगर जो ममालिक इसके अंदर आके इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान जो है वो कहता है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ड्यूरल लाइन है वो बुनियादी तौर पर पश्तून जगह है जो कि 1893 के अंदर सर ड्यूरन ने डिमार की थी और ये फोर्सफुली डिमार्केशन इसकी हुई है। लिहाजा इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या आपका बलूचिस्तान का इलाका हो, जो करंट तालिबान रजीम है
उनके जो मुख्तलिफ सरपरस्त हैं वो भी इसकी बात करते रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान कभी भी ये जो डिमांड है, जो कि एक कह लो कि आप एक दीवाने का ख्वाब है बुनियादी तौर पर, कि वो ये कहते नजर आते हैं कि हम KPK और बलूचिस्तान के रास्ते से जो गर्म पानी है वहां तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल वही सोच जो रशिया अफगानिस्तान लेकर आया था। तो पाकिस्तान कभी भी उन डिमांड्स के ऊपर तो मुत्तफिक नहीं होंगे जो अफगानिस्तान तालिबान की उनके ड्यूरल लाइन को लेके हैं, कि ये जो फोर्सफुली एक डिमार्केशन हुई है इस बॉर्डर की। इसके अलावा जो दूसरी चीज है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है, वो सारे के सारे एक बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर तालिबान इसी तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो बॉर्डर एरिया के ऊपर जारी रखेंगे तो पाकिस्तान अपनी एयर फोर्स या एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि तालिबान का जो करंट रजीम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान उनके लिए, कि अगर मुस्तकबल के अंदर इस रजीम को तब्दील करने की बात भी की गई तो पाकिस्तान जो है वो इस रजीम के खिलाफ भी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि ये वो रजीम है जो कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से, और वहाँ पे जो अफ़गान शहरी हैं उनकी जो ह्यूमन राइट्स की दी हुई आज़ादियाँ हैं, तालिबान वो आज़ादियाँ उनको नहीं दे रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान कभी भी उनको सपोर्ट करेगा नहीं। तो इस सारे सिनारियो के अंदर टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके सरबराह आपको दोहा में भी नजर आते हैं और उनके सरबराह फिर अब आपको इस्तांबुल के अंदर भी नजर आते हैं। और जो मुआहदा अभी हुआ है उस मुआहदे की कोई भी जो शिक्के या आर्टिकल्स हैं वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, और हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो इस हवाले से बात कर चुके हैं कि ये बात जो है ये सीक्रेट रहेगी और ये जो बात है ये राज के अंदर रहेगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। देखें तालिबान का और जो TTP जो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनका एक नेक्सिस है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान हो, इनके जो सरप्रस्तान आला हैं उनका आपस में एक नेक्सिस है, उनका आपस में मुख्तलिफ बातों के ऊपर इत्तफाक है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी उस नेक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की सॉइल के अंदर अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी की कतई इजाज़त नहीं देगी। गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर रेहान 2600 पाकिस्तान के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो शहीद हुए हैं। पहले जो तालिबान या TTP की जो कार्रवाइयाँ होती थी वो कार्रवाई सिविलियंस के खिलाफ थी। कभी वो आपको पार्क्स के अंदर, कभी दरबारों के अंदर, कभी स्कूलों और कॉलेजेस और रोड्स के ऊपर धमाके करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब जो उनका आप मिशन है वो ये है कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उन्होंने उनको निशाना बनाया हुआ है, चाहे वो वजीरिस्तान का इलाका हो, चाहे वो आपकी दीगर एजेंसीज हों, KPK का इलाका हो या बलूचिस्तान का इलाका। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो इस्तांबुल पे मुज़ाकरात जा रहे हैं उसमें टर्किया या टर्किश इंटेलिजेंस की तो बात की, लेकिन दोहा पीस एग्रीमेंट याद कराया जा रहा है बार बार अफगान तालिबान को भी। उस दोहा पीस एग्रीमेंट के स्टेक होल्डर्स तो और भी थे, जिसमें से एक बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका है, तो उसका रोल क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम? वो इस सारे मंजरनामे से गायब या दूर क्यों नजर आ रहा है? देखें, मैं जहाँ तक जो मेरा तज्जिया है ना, इन माई पर्सपेक्टिव अमेरिका ने ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के हवाले एक तरह से की हुई हैं कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव अफगानिस्तान को लेके होगा, क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं या हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनकी बहुत सारी मुलाकातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से हो चुकी हैं। मुख्तलिफ मौक़ों के अंदर उनकी गुफ्तो शनीद ईरान हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, इन सारे सिनारियों के ऊपर हो चुकी हैं। और जो बगराम एयरबेस के हवाले से भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बात करता हुआ माजी में आपको नजर आता है। और इस वक्त भी पाकिस्तान इस रीजन के अंदर जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो उसने उसको रीअसेस किया है। देखिए, एक अरसे तक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से भी डबल गेम करने की बात की जाती थी, और जितने भी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स जो थे उनको जो मारा जा रहा था वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर आता था। फिर आप देखते हैं कि जो उम्मीदें या तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी अब तक अमेरिका ने इंडिया से टू काउंटर द चाइना इन दिस रीजन ऑफ साउथ एशिया, वो तवक्कुआत इंडिया कतन पूरी नहीं कर सका। वो हर साल आपको नॉर्थ के अंदर, हिमालयाज के अंदर LOC के ऊपर कभी पाकिस्तान के साथ
झगड़ता हुआ नजर आता है और कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ वो लड़ाई करते हुए नजर आता है। तो अगर इस तरह के मामलात में इंडिया अपना आप को इन्वॉल्व रखेगा तो इंडिया से जो तवक्कुआत ग्रेट गेम को लेकर अमेरिका की हैं कि वो इंडियन ओशन के अंदर चाइना को आके इनकाउंटर करेगा और चाइना के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनेगा, तो इस वक्त सारी की सारी जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान सेंटर्ड हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अली फानी हमारे साथ मौजूद थे। टीएलपी पर पाबंदी के मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हुकूमत पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत लगाई थी, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि हुकूमत चाहती तो वो आइन के आर्टिकल 17 के तहत भी पाबंदी लगा सकती थी। अब हुकूमत का ये फैसला महज एक कानूनी इंतखाब नहीं बल्कि बाज़ कानूनी माहिरीन की नज़र में ये सियासी और इंतज़ामी हिकमत अमली का हिस्सा समझा जा रहा है। आर्टिकल 17 बुनियादी तौर पर शहरियों और सियासी जमातों को आज़ादी अंजुमन साजी देता है, लेकिन इसके साथ ही रियासत को ये इख्तियार भी देता है कि अगर कोई जमात पाकिस्तान की खुदमुख्तारी या सालमियत के खिलाफ काम कर रही हो तो उसे कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। ताहम ये निस्बतन तवील, पेचीदा और शवाहिद पर मबनी होता है। आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए सबसे पहले वफाकी काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। इसके बाद हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करना होता है जिसमें यह साबित करना पड़ता है कि मुतल्लिका जमात वाकई कौमी सलामती, खुदमुख्तारी या अवामी नज़्म-ओ-नस्क के लिए ख़तरा बन चुकी है। अदालत ने सबूत पेश किए बगैर महज हुकूमती ऐलान के ज़रिए कोई सियासी जमात कलअदम नहीं की जा सकती। यह अमल शफाफियत, आइनी तवाज़ुन और सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। इसीलिए आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाना हुकूमत के लिए कानूनी चैलेंज बन जाता है क्योंकि इसमें अदालती जाँच नागुज़ीर है। इसके बरक्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत हुकूमत को फौरी और इंतजामी बुनियादों पर कार्रवाई का इख्तियार मिल जाता है। इस एक्ट की सेक्शन 11B1 के तहत हुकूमत किसी तंजीम को कलअदम करार दे सकती है अगर इसके खिलाफ शवाहिद हो कि वो दहशतगर्दी, तशद्दुद, अवामी अमलाक के नुकसान या नफरत अंगेज़ी में मुलव्वस है या उसकी सरगर्मियाँ मुल्क में अमन व अमान के लिए ख़तरा बन रही हूँ। इसके तहत किसी तंजीम पर पाबंदी लगाने का मतलब ये होता है कि वो कोई जलसा, जुलूस, एहतजाजी या तंजीमी सरगर्मी नहीं कर सकती, ना ही अपने दफातर, फंड्स या बैंक अकाउंट चला सकती है। इस कानून के तहत हुकूमत को फौरी अमल दरामद का इख्तियार हासिल होता है और पाबंदी का ऐलान वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन के जरिए किया जा सकता है। अब कानूनी माहिरीन के नज़दीक यही वजह है कि हुकूमत ने कलअदम TLP के खिलाफ कार्रवाई आर्टिकल 17 की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत की है। हुकूमत के नज़दीक बैंड T की सरगर्मियाँ बिलखुसूस एहतजाज के दौरान तशद्दुद, सड़कों की बंदिश और इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए थी और इस एतबार से दहशतगर्दी एक्ट का नफाज ज़्यादा मौजूद था। अगर हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करती तो इसे सुप्रीम कोर्ट में तवील अदालती अमल से गुजरना पड़ता और यूँ पाबंदी के नफाज में ताख़ीर हो जाती, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत फौरी और इंतज़ामी एक्शन मुमकिन था। ताहम दोनों सूरतों में, चाहे पाबंदी आइन के तहत लगे या दहशतगर्दी एक्ट के तहत, मुतासरा जमात को सुप्रीम कोर्ट में अपील या नजर सानी का हक हासिल है। ये आइनी जमानत इसलिए दी गई है ताकि हुकूमत की जानिब से किसी सियासी या मजहबी तंजीम के खिलाफ मुमकिन इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। यानी जा सकता है कि हुकूमत ने आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी ना लगाने का फैसला कानूनी और अमली आसानी के पेश नज़र किया है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक तवील अरसे से मुल्क भर में लाखों सारिफीन गैस कनेक्शंस के मुंतजर थे क्योंकि गैस कनेक्शंस की फराहमी एक अरसे से मुअत्तल थी, लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में घरेलू गैस कनेक्शंस खोलने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने क्या गुफ्तगू की है, ज़रा सबसे पहले वो गुफ्तगू आपके सामने रखता है। पूरे पाकिस्तान के आवाम का था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस का कनेक्शन उनका एक अहम तरीन तकाजा था। गैस की सप्लाई का एक चैलेंज था, लिहाजा हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हर एप्लीकेंट था उससे हमें माजरत करनी पड़ी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, उसका आज पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस ऐलान के बाद मुल्क भर में घरेलू सारिफीन को RLNG के नए गैस कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, लेकिन इस ऐलान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बज़ाहिर ये फैसला आवाम को सहूलत देने के लिए किया गया है, लेकिन इसके अंदर तवानाई के बहरान, दरामदी इन्हिसार और कीमतों के फ़र्क जैसे कई पेचीदा पहलू मौजूद हैं। जैसा कि पाकिस्तान में इस वक्त कुदरती गैस के मकामी ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं क्योंकि दीगर गैस
फील्ड से हासिल होने वाली पैदावार अब मुल्क की तलब पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक मकामी गैस की पैदावार हर साल तकरीबन 8 से 10% कम हो रही है, जबकि घरेलू, सनती और कमर्शियल सारिफिन की तलब बढ़ रही है। यही वजह है कि हुकूमत ने नए मकामी गैस कनेक्शन देने पर कई साल पहले पाबंदी लगा दी थी और अब हुकूमत ने मुतबादिल के तौर पर RLNG कनेक्शन फराहम करने का फैसला किया है। RLNG दरअसल दरामदशुदा माया कुदरती गैस है जिसे कतर से ख़रीदा जाता है। अब जैसा कि वज़ीर आज़म ने यह दावा किया है कि इससे घरेलू सारिफिन को मयारी ईंधन मिलेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह गैस मकामी गैस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महंगी है, क्योंकि इसकी कीमत आलमी मंडी से मुंसलिक। अहम पहलू यह भी है कि हुकूमत कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही। घरेलू गैस की फराहमी के लिए जो पाइपलाइन नेटवर्क पहले से मौजूद है, उसी के जरिए RLNG सप्लाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि पुराने सारिफिन को मकामी सस्ती गैस मिलेगी, जबकि नए कनेक्शन वालों को महंगी दरामदी गैस दी जाएगी। सवाल यह है कि एक ही नेटवर्क से मुख्तलिफ नरखों पर गैस की तकसीम अमली तौर पर कैसे मुमकिन होगी। यानी ये फ़र्क इंतज़ामी, तकनीकी और समाजी चैलेंजेस पैदा करेगा। एक ही इलाके में अगर दो घर एक ही लाइन से गैस ले रहे हों, लेकिन एक सारिफ मकामी गैस और दूसरा दरामदी गैस की कीमत अदा कर रहा हो, तो बिलिंग, मीटरिंग और शफाफियत के मसाइल पैदा होना फितरती होगा। अब हुकूमत RLNG गैस की फराहमी को इसलिए भी यकीनी बनाना चाहती है कि हुकूमत के पास इस वक्त इजाफी RLNG मौजूद है, जिसको वो सनदी शोबे के साथ साथ घरेलू इस्तेमाल में लाना चाहती है, ताकि महंगी दरामदी गैस ज़ाया ना हो। कतर के साथ तवील मुद्दती माहिदों के तहत पाकिस्तान को हर माह मखसूस मकदार में RLNG वसूल करनी होती है, चाहे मुल्क की तलब कम ही क्यों ना हो। ऐसे में हुकूमत ने यह रास्ता निकाला है कि इस बचत शुदा जायद LNG को घरेलू शोबे के इस्तेमाल में लाया जाए। ताहम यह फैसला अवाम पर माली बोझ बढ़ाने का बाइस बन सकता है, क्योंकि RLNG इम्पोर्टेड फ्यूल है, इसलिए इसकी कीमत बैनुल-अक़वामी मार्केट पर मुनहसर है, जहाँ फिलहाल गैस की कीमतें बुलंद हैं। मजीद ये कि हुकूमत ने फैसला किया है कि नए मीटर्स खरीदने की बजाय ये किराए पर दिए जाएंगे, जिसके लिए सारिफिन को माहाना किराया अदा करना होगा। इस तरह सारिफिन को एक तरफ महंगी गैस की कीमत और दूसरी तरफ मीटर रेंट की इजाफी लागत बर्दाश्त करना पड़ेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।